फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती है, इनके जो समीकरण जो हैं लिखे जाते हैं, इन पर हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, इस रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा जो है वो परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और रासायनिक अभिक्रिया जो है उनके हमने प्रकार भी पढ़े थे। भाई समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के भाग। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था कि जैसे मैंने कहा था कि अपने पास में क्या होता है बेटा जी, मैग्नीशियम रिबन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम होती है। उस मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको जलाते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर इसका किसका निर्माण होता है बेटा जी? अपने पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। अब ये जो रासायनिक समीकरण जो है, अब ये रासायनिक समीकरण जो बनी है ये किन किन से मिलकर के बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर रासायनिक समीकरण किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है या कौन कौन इसमें भाग ले रहे हैं, तो उसके आधार पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि इस रासायनिक समीकरण में ये क्या है, एरो के निशान के उधर जो है वो है क्या। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर भी एक रासायनिक समीकरण आपके लिखी हुई है। तो इसमें देखो, सबसे पहले अंदर आते हैं इसमें अभिकारक। क्या आते हैं? अभिकारक आते हैं। तो ध्यान देना कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब उन रासायनिक पदार्थों से ही अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया होने पर क्या नाम से वो अभिक्रिया उनसे संपन्न भी होती है। और जब अभिक्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है, तो अभिक्रिया करने वाले जो है वो तो क्या कहलाते हैं? सब अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको कि जैसे मैंने लिया कि जिंक है, तो जिंक को हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। मतलब जिंक के कुछ टुकड़े अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, किसमें डालते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर हम जिंक के टुकड़ों को डालते हैं तो क्या होता है कि जिंक के जो टुकड़े जो हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल से यहाँ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन गैस जो है, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। और इसके साथ साथ में फिर जिंक और क्या नाम से SO4, तो जिंक सल्फेट का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो अब ये तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। बस ध्यान रखना कि हम यहाँ बात कर रहे थे अभिकारक की। तो ध्यान देना कि बच्चों, मैंने कहा था जिंक और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो अभिक्रिया कर रहे हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको अभिकारक कहते हैं। अब इसके बाद में अभिकारकों ने अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद में जो बने, अब बात आती है हम उनको क्या कहते हैं? तो बेटा जी, हम उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, उत्पाद के बारे में बता दूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो ध्यान देना कि वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, मतलब अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारकों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ पर क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। और जिंक और जो H2SO4 जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे बच्चों? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वापस सुन लीजिएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जो उत्पादों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारकों की क्रिया से उत्पादों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्पादों का निर्माण होता है। आगे देखो, उत्पाद देखो। अब बात है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। भाई रासायनिक समीकरण जो है इसके लिखने के नियम क्या है? अब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम होते हैं बेटा, जिसमें देखो कि जैसे ये अभिक्रिया आपने को दिख रही है, इस अभिक्रिया में हम लोगों ने यहाँ मैग्नीशियम लिखा
हमने यहाँ ऑक्सीजन लिखा, इसके बीच में हम लोगों ने क्या लगाया, तीर का निशान, प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लिखाने के बाद में हमने यहाँ पर तीर का निशान लगाया, तीर का निशान लगाने के बाद में हम लोगों ने ये लिखा। और दूसरी चीज जो ऊपर अभी क्या लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने ये एस लिखा, यहाँ पर ए क्यू लिखा, हम लोगों ने यहाँ पर ए क्यू लिखा और हमने यहाँ ये तीर का निशान बनाया, तो सब ये हमने क्यों बनाया, तो ये अभी के लिए हम लिख रहे हैं बेटा जी, क्या लिख रहे हैं हम अभी के लिए लिख रहे हैं। तो देखो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, अब रासायनिक जो समीकरण हम लिख रहे हैं इसके क्या नियम है, देखिए अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। तो ध्यान देना कि देखो सुनिएगा कि अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्र, संकेत और अणुसूत्र कौन से हो गए, जैसे मैंने बताया जिंक है, जिंक क्या हो गया, संकेत हो गया, और जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। तो हम इनको कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, मतलब एरो जो है, एरो का निशान जहाँ लगा हुआ है उसके जो पीछे जो टेल है, एरो की जो टेल है उसके यहाँ जो लिखेंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, अपने अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक को हमने क्या लिखा, बाईं ओर लिखा है, कहाँ लिखा है, बाईं ओर लिखा है, तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी चीज सुन लीजिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो अभिकारक है, कितने अभिकारक है, दो अभिकारक है, तो उन दोनों अभिकारकों को अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। प्लस का मतलब ये दोनों क्रिया की है इन दोनों ने, और क्रिया करके क्या बनाया है, उत्पाद बनाया है। दूसरी बात देखिए कि मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि उत्पादों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। अब जो उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये बने उत्पाद, तो ये कौन सा भाग हो गया, दायां भाग हो गया समीकरण का, और ये कौन सा भाग हो गया, बायां भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, तो बाएं भाग तो क्या लिखते हैं हम, अभिकारक लिखते हैं, और दायां भाग में क्या लिखते हैं, उत्पादों को लिखा जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि उत्पादों के सूत्रों के मध्य धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। क्या हो गया कि जैसे अभिकारक, दो अभिकारकों को अलग अलग दिखाने के लिए हमने क्या किया, धनात्मक का चिन्ह लगाया। किसका लगाया, धनात्मक का चिन्ह लगाया। तो इसी प्रकार से अगर उत्पाद भी एक या एक से अगर ज्यादा हैं तो उनको अलग दिखाने के लिए ये प्लस का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है बच्चों, प्लस का निशान लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पर आ रही है अपने कि अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो अभिकारक और उत्पाद जो है, जैसे ये अपने अभिकारक था और ये क्या था, उत्पाद था, तो इनके मध्य में क्या लगाया, तीर का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाते हैं, जैसे तीर का निशान लगाते हैं। हमने कहा कि मैग्नीशियम है, कौन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है, तो क्या बनता है, तो उसके बीच में क्या लगाया जाता है बच्चों, तीर का निशान लगाया जाता है। उसको अलग करने के लिए और जो बन रहा है उसको दिखाने के लिए हम तीर का निशान लगाते हैं। और तीर का जो मुंह जो होता है ना, कि मेन तीर का निशान होता है, जो मुंह जो होता है वो क्या नाम से, अपने उत्पादों की तरफ होता है। वो उत्पादों को दिखाता है कि भाई इससे इन दोनों से मिलकर के ये बने, तो ये अपने क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ प्रतीकों का यूज करते हैं। कि जैसे देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉलिड एस का सिंबल लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, AQ का सिंबल लगाया, और ये जो अपने हाइड्रोजन जो है ये गैस है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, गैस लिख दिया। तो ये क्या बता दिए, ये बता दिए कि जो उत्पाद बने हैं, जो अभिकारक बने हैं, ये किस अवस्था में इन्होंने क्या किया है, अभिक्रिया की है। तो ध्यान देना कि ठोस के लिए S का सिंबल लगाते हैं अपन, द्रव के लिए L का सिंबल लगाते हैं, गैस के लिए G का सिंबल लगाते हैं। और अगर किसी को हमने जल के अंदर डाला है और जल में मिक्स करके उसको काम में लिया है, तो वो क्या आते हैं बेटा जी, उसके लिए क्या लगा देते हैं, एक्वस का सिंबल लगाया जाता है। किसका सिंबल लगाया जाता है, AQ का सिंबल लगाया जाता है। तो बेटा ये वाली बात हो गई अपने, हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के भाग पढ़े। इसमें हमने अभिकारक पढ़ लिया, हमने इसमें क्या पढ़ लिया, उत्पाद पढ़ लिया। अभिकारक किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं। उत्पाद किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया करने के बाद जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम थे। अब रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम थे, साथ पहला पढ़ लिया, अभिकारकों को सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से जो दिखाया जाता है, और उनको क्या नाम से, जो बाईं ओर लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर। या मैं कह दूं कि तीर के निशान के
बाईं तरफ उनको लिखा जाता है अभिकारकों को, और तीर के निशान से दाईं तरफ जो लिखा जाता है वो किनको लिखा जाता है, उत्पादों को लिखा जाता है। दूसरी बात है कि अगर अभिकारक एक से ज्यादा हैं तो इनके बीच में प्लस का निशान लगाओगे, अगर उत्पाद भी एक से ज्यादा हैं तो इनके बीच में भी प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट बात मैंने इसके अंदर बताई है कि जैसे मान लीजिए इनकी जिंक की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था में होता है, जिंक धातु होती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल वैसे तो कंसंट्रेट होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, तो लिक्विड अवस्था में होता है ना तो हम इसको क्या करते हैं कि जल में मिलाकर के ही काम में लेते हैं, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करने के बाद में काम लेते हैं, मतलब जलीय विलयन होता है, तो इसके लिए AQ का सिंबल का यूज किया जाता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ये एक सॉल्यूशन बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, मतलब वो गैस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है बच्चों। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त जो तीर का निशान जो होता है ना बच्चों, ध्यान है ना, तीर के निशान के ऊपर व नीचे दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि जो शर्तें जो दी जाती है ना, तो उनको लिखा जाता है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तीर के निशान के ऊपर क्या नाम से अभिक्रिया की शर्तें, शर्तें का मतलब ये होता है बेटा जी ध्यान देना कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाता है बेटा जी, कभी कभी शर्तें दे दी जाती है, मतलब शर्तें लागू हो जाती है, मतलब कि जैसे कह दिया जाता है कि एक एटीएम, जैसे मान लो आपको कह दिया कि एक एटीएम दाब पर 273 केल्विन ताप पर या 1 विलियन जो है ऐसे, और उत्प्रेरक जैसे मान लीजिए निकल उत्प्रेरक दे दिया जाए, पैलेडियम उत्प्रेरक दे दिया जाए, ठीक है, और प्लेटिनम उत्प्रेरक दे दिया जाए, तो ऐसे उत्प्रेरक जो है, अगर सपोज कीजिए ऐसे उत्प्रेरक का नाम वहां दे दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, शर्तें हो जाती है, मतलब इनकी उपस्थिति में ही वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो वो अभिक्रिया नहीं होगी। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से होती है। तो साधारण अभिक्रिया मैंने लिखी है यहाँ पर कि किस प्रकार से आप उसको दिखाओगे। जैसे देखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिख देना है, अभिकारक लिख देना, जैसे हमने अभिकारक लिख दिया। अभिकारक लिखने के बाद में जो एरो का निशान है, तो मैंने क्या बताया था, जो शर्तें जो है, शर्तें का मतलब क्या हो गया, जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ठीक है, सांद्रता हो गई, तो ऐसी जो शर्तें दी जाएगी किसी भी क्रिया में, तो उसको हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तीर का निशान जो होता है उसके ऊपर या उसके नीचे हम उनको लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अपने पास में मैं कह दूं कि जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया कि अपने पास में वनस्पति तेल है, बोले वनस्पति तेल है। अब वनस्पति तेल जो है वो क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस से क्या करता है, वो भी क्या करता है, इसमें वनस्पति तेल पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है साहब, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है। तो देखो हमने तीर के निशान के ऊपर क्या लगा दिया, निकल लगा दिया, और निकल एक तरीके का उत्प्रेरक है, ठीक है। तो क्या बनता है, वनस्पति घी जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, डालडा घी कहते हैं, तो डालडा घी का निर्माण। तो मैंने बताया कि वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, या हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल में प्रवाहित की जाती है, किसकी उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है बेटा जी, वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो ऐसी शर्तें अगर आपको दे दी जाए तो इन शर्तों को हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि किसी अभिक्रिया में गैस बाहर निकल रही है, क्या हो रही है, किसी अभिक्रिया में गैस बाहर निकल रही है, तो उस समीकरण के अंदर जो गैस बाहर निकल रही है ना, तो उसके लिए चिन्ह का उपयोग करते हैं, और वो चिन्ह होता है इस तरीके से, मतलब गैस कैसे निकलती है, ऊपर की साइड में बाहर निकलेगी। जैसे मान लीजिए किसी पात्र में अभिक्रिया हो रही है या किसी टेस्ट में अभिक्रिया हो रही है, तो गैस कहाँ निकलेगी, ऊपर निकलेगी। कहाँ निकलेगी, ऊपर की साइड में निकलेगी। तो ऊपर की साइड में अगर गैस निकलेगी तो ऊपर वाले एरो के निशान से अपन उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी मैंने इस समीकरण की बात की थी कि जिंक जो है, या जिंक के टुकड़ों को हमने किस में डाला, सल्फेट अम्ल में डालते हैं, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकली, तो ये जैसे बाहर निकल रही है ना, तो इसको ऊपर एरो करते हुए निशान से अपन इसको दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ से इसमें से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई, गैस भी बाहर निकलती है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि अगर सपोज कीजिए कि हमने कोई अभिक्रिया करा, कोई सी अभिकारक अभिक्रिया किया और उत्पादों का निर्माण हुआ, और सपोज कीजिए उनमें से कोई उत्पाद जो है वो अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो देखो कि अवक्षेप के रूप में क्या होता है, कोई उत्पाद अगर पृथक होता है
तो हम क्या करते हैं उसको दिखाने के लिए या सूत्र के संकेत जो हम लिखते हैं वो एरो नीचे करके निशान लगाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अपन ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने कुछ मिट्टी डाल दी, हिला दिया, और थोड़ी देर बाद मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठ जाएगी, कहाँ बैठ जाएगी, उसके तल में बैठ जाती है। तो तल में बैठ जाती है तो इसका मतलब वो अवक्षेप हुआ। क्या हुआ, वो अवक्षेप हुआ। वैसे अवक्षेप नहीं होता है ये, पर मैंने समझाने के बताया भाई जैसे मान लीजिए उसको अवक्षेप हुआ तो कहाँ बैठा, वो तल के नीचे बैठा। नीचे बैठा तो कैसे लिया था उसको ये तीर का निशान जो है नीचे की साइड में करते हुए उसको दिखाते हैं। तो जैसे देखिए कि जैसे यहाँ पर AgNO3 है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड जिसको अपन कहते हैं उसका निर्माण होता है। कैसे हुआ कि यहाँ से तो एक तो Ag और ACl का Cl, तो ये तो दोनों तो क्या बना देते हैं, AgCl बना देते हैं। और यहाँ से HNO3 जो है वो एक दूसरे के साथ क्रिया करता है तो HNO3 यहाँ से निकलता है। तो देखो बेटा जी, तो यहाँ पर AgCl क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। और ये जो अवक्षेप बनाता है तो ये कहाँ बनाएगा, नीचे। अगर मान लीजिए ये भी क्रिया अपने टेस्ट ट्यूब में अगर हो रही है तो टेस्ट ट्यूब में वो अवक्षेप कहाँ बनता है, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बनता है। जैसे मान लीजिए ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, सपोज कीजिए ये टेस्ट ट्यूब हो गई, तो इस टेस्ट ट्यूब की यहाँ नीचे ये बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, यहाँ नीचे ही बैठ जाएगा। तो अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा तो अवक्षेप बनता है नीचे, नीचे की साइड में। सपोज करो ये अवक्षेप है तो जैसे बन गया ये AgCl बन गया, और यहाँ पर जो है ये अपने क्या बन गया, HNO3 यहाँ पर बन जाता है। तो ये तो रह जाएगा ऊपर और AgCl रह जाएगा अपने नीचे रह जाएगा। इसके बाद में अगर सपोज कीजिए बेटा जी अभिक्रिया जो है ये क्या नाम से उत्क्रमणीय है। अगर मान लीजिए अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है, तो ध्यान रखना कि अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। एक तो उत्क्रमणीय होती है और एक क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय तो कैसी कौन सी होती है कि वे अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पादों का निर्माण करती है। मैं लिख देता हूँ इसके नीचे कि जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो गई कि वे अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद बना दे और वह उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय क्या, मतलब वे अभिक्रिया है जो अभिकारक से क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है, और उत्पाद से वापस से क्या बन जाए, अभिकारक का निर्माण हो जाए तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन ने अभिक्रिया की किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया की। नाइट्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो जो अमोनिया का निर्माण होता है तो अमोनिया भी क्या होती है बच्चों, गैस होती है। क्या होती है, अमोनिया भी गैस होती है। तो अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर देती है। तो ये जो तीर का निशान लगाया गया, देखो आधा तो इधर की साइड में लगाया गया उत्पाद की साइड में, और आधा वापस से कहाँ लगाया गया, अभिकारक की साइड में। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखा रहा, मतलब कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है और अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि बाद में कि जैसे यहाँ पर 2NH3 है, कौन है, 2NH3 है, तो ये यहाँ पर N2 प्लस आपका ये 3H2 था ना, तो ये 3H2 का निर्माण कर देगी वापस से। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, अपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स है और जिंक के टुकड़े जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर जाते हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाती है। तो ये गैस तो बाहर निकल गई, अब बाहर निकल गई तो ये वापस से क्या नाम से अभिक्रिया थोड़ी करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, और जो एक दिशा में चलती है उसको हम सिंगल तीर का निशान जो है उससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू।